नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है या उनका नाम है। ये देश की भाषाएं, ये भारत की विविधता को दर्शाती हैं। भाषा और संवाद का वही संबंध है जो गर्भ और नाल का होता है, गर्भ नाल का संबंध है। आपके दिल में, हमारे आपके दिल में वही बात उतरती है जो अपनी भाषा में, जो संवाद अपनी भाषा में हो, यानी मातृभाषा में हो। जो मातृभाषा में जो सुनने का, समझने का जो असर होता है, वो अनुवाद से या किसी दूसरी भाषा के जरिए नहीं हो सकता। अब राजनीति तो बिना संवाद के हो नहीं सकती, पर सवाल फिर वही है कि किस भाषा में, जो बोल रहा है उसकी भाषा में या जो सुन रहा है उसकी भाषा में। जो बोल रहा है वो सहज है उस भाषा में बोलने में जो उसकी है, और जो सुन रहा है वो सहज होगा जब उसकी भाषा में, उसकी मातृभाषा में बोला जाएगा। तो जब ये इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता है तो संवाद की कड़ी टूट जाती है। फिर आपको बात समझाने के लिए, आपको बात अपनी पहुंचाने के लिए बहुत से तरह तरह के उपायों का सहारा लेना पड़ता है। अब ऐसे बहुत से मौके होते हैं या बहुत से मुद्दे भी होते हैं जिनके लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो अपवाद होते हैं। सामान्य तौर पर उनको जो है आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अपनी भाषा में जो संवाद होगा, यानी राजनीति आपकी तभी फलेगी, फूलेगी, आगे बढ़ेगी, आपका जनाधार बढ़ेगा जब आप अपने श्रोताओं से, अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से उनकी भाषा में संवाद करेंगे। अब व्यक्ति की सीमाएं हैं, एक व्यक्ति कितनी भाषाएं सीख सकता है। तो इसलिए राजनीतिक दलों को खास तौर से ये समस्या आती है, राष्ट्रीय दलों को, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है उसका तो सबका एक ही स्टेट के, एक ही राज्य के लोगों से पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं, वहीं की भाषा बोलते हैं, वहीं का रहन सहन है, तो उनके सामने ये समस्या कभी नहीं आती। ये समस्या आती है राष्ट्रीय दल को और राष्ट्रीय नेताओं को कि वो कितनी भाषाओं में आखिर संवाद कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भाषा, वो सबसे सहज लगती है कि अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी पूरे देश में समझी जाती है। लेकिन सारे देश में समझी जाती है इसका ये मतलब नहीं है कि सारे देश में दिल में भी उतरती। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ हिंदी लोग नहीं समझते हैं। तो ज़रूरत होती है, अगर आपको राजनीति करना है, अपनी पार्टी का जनाधार बनाना है, उसको बढ़ाना है, तो वहाँ की भाषा में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक उत्तर भारत की पार्टी रही है, हिंदी भाषी राज्यों की, हिंदी पट्टी की पार्टी रही है। तो उसके लिए ये समस्या जब तक वो सीमित थी तब तक नहीं थी। जब तक उसका विस्तार कुछ राज्यों में था तब तक उसके लिए ये समस्या बड़ी समस्या नहीं थी। जैसे ही उसका राष्ट्रव्यापी आधार बनने लगा, स्वरूप बनने लगा, उसके सामने ये समस्या आने लगी। तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो दक्षिण में के अन्नामलाई के रूप में बीजेपी को एक नेता मिल गया है, मास लीडर मिल गया है, जो उनकी भाषा में बोलता है, उनकी भाषा में सोता जागता है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में उनको एक नेता मिल गया है बांदी संजय कुमार के रूप में, जो तेलुगु में बोलता है, तेलुगु समझता है और तेलुगु भाषी है। केरल में अभी इस तरह का कोई मास लीडर बीजेपी को नहीं मिला है। कर्नाटक में ऐसे नेताओं की बीजेपी के पास कमी नहीं है। तो मामला आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो पश्चिम बंगाल की। बीजेपी जो मात खा गई 2021 में, उसमें बहुत से फैक्टर थे, कोई एक कारण नहीं था। उनमें एक बड़ा फैक्टर था भाषा का। बंगला भाषा, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व में कोई भी नेता बंगला भाषी नहीं है। इसका नुकसान हुआ। इसलिए ममता बनर्जी को आसानी हुई भाजपा के नेताओं को बाहरी बताने में। जैसे ही आप स्थानीय भाषा में न बोलकर उसके अलावा किसी भाषा में बोलते हैं तो लोगों का आपसे एक दुराव पहले ही हो जाता है। वो तार जुड़ता नहीं है जब तक आप उसी भाषा में बात न करें। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को अपने विस्तार के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ज़मीनी स्तर पर संगठन की ज़रूरत होती है। अगर आप विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं तो विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है। उसके अलावा राज्य के नेतृत्व की ज़रूरत होती है। स्थानीय जिले में ऐसे नेता हों जो
पूरे ज़िले में जाने जाते हों, पहचाने जाते हों, जिनकी प्रतिष्ठा हो, फिर राज्य स्तर पर। उसके अलावा उस भाषा में बोलने वाले मास लीडर की या ऐसे नेता की जिसको कहते हैं करिश्मा हो, कुछ आकर्षण हो लोगों में, उसके कहने से वोट देंगे या नहीं देंगे ये बाद में तय होगा, लेकिन उसको सुनने के लिए अगर आ जाएं तो आपकी आधी समस्या हल हो जाती है, क्योंकि आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां जो हैं फिल्म स्टार्स का इस्तेमाल करती हैं। उसका मकसद यही होता है कि उनको सुनने के लिए, उनके नाम पर उनको देखने के लिए लोग आएंगे। तो जब लोग आएंगे तो आपको अपनी बात पहुंचाने में आसानी होगी। वो फिल्म स्टार तो जो बोलेगा ही, उसके अलावा आपके जो नेता बोलेंगे वो भी सुना जाएगा, उसका असर जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह का कोई नेता नहीं। शुभेंदु अधिकारी उसके सबसे बड़े नेता, मास लीडर के रूप में कहें तो हैं, लेकिन उनकी वो छवि नहीं है जिसको करिश्माई नेता कहते हैं। उनमें वो करिश्मा नहीं है कि उनको सुनने के लिए लोग खिंचे चले आएँ, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अगर आपको करिश्माई नेता देखना हो, मतलब इस दौर की बात कर रहा हूँ, तो गुजरात में अगर मुख्यमंत्री रहते हुए आपने नरेंद्र मोदी को देखा हो। लोग, युवा जो है, एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को छू भर लें। ये होता है करिश्माई नेता, जिसको सुनने के लिए अपने आप लोग दूर दूर से आए। तो ऐसा कोई नेता नहीं है। इसीलिए बीजेपी कई साल से लगातार हर तरह का प्रयास करके, हर तरह की जुगत करके कि किसी तरह से सौरव गांगुली भाजपा में आ जाए, क्योंकि पार्टी को मालूम है कि सौरव गांगुली की पूरे पश्चिम बंगाल में अपील है। उनको लोग सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आएंगे लोग। और जब ऐसे नेता जो है रैलियों में, सभाओं में बोलते हैं या जनसंपर्क के लिए निकलते हैं, तो पार्टी के जनाधार में तभी वृद्धि होती है, विस्तार होता है तेज़ी से। मतलब ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, ये सब काम करती रहती है नीचे। ये नेता उस प्रक्रिया को तेज करने का काम करते हैं। आप कह सकते हैं 2019 के चुनाव में भी ऐसा ही था, लेकिन 2019 का चुनाव लोकसभा का चुनाव था। लोगों को मालूम था कि ये केंद्र की सरकार के लिए है, इसलिए प्रधानमंत्री की अपील ज़्यादा थी। और ये केवल बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की जो अपील होती है, उस स्तर की अपील जो है उनकी राज्य विधानसभा के चुनाव में नहीं होती है। तो लोग ये फ़र्क जानते हैं और समझते हैं, और ये फ़र्क करने में सक्षम हैं कि ये चुनाव केंद्र की सरकार के लिए है, ये राज्य की सरकार के लिए है। तो जब राज्य की सरकार के लिए बात होती है, क्योंकि केंद्र की सरकार का मतलब है संसद में कानून बनेगा, तो सीधा कोई जो है संपर्क इस तरह का जो है राज्य की जनता का केंद्र की सरकार से नहीं होता है, सिवाय उसके प्रतिनिधि सांसद के अलावा। लेकिन राज्य की सरकार उसके रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करती है। तो इसलिए राज्य की सरकार में वो ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो स्थानीय हों और जो उनकी भाषा में बात करते हों, समझते हों। उनको अपनी बात समझाना उसके लिए आसान होगा। तो सौरव गांगुली की खोज में या सौरव गांगुली की आने की आस में बीजेपी कई साल से लगी हुई है, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी ने ये स्वीकार कर लिया है कि सौरव गांगुली नहीं मिलने वाले। तो एक दादा की तलाश थी बीजेपी को, वो दादा नहीं मिले तो दूसरे दादा सही। तो एक दूसरे दादा जो मार्च 2021 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, प्रधानमंत्री की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो कोलकाता में जनसभा हुई, रैली हुई, उसमें उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। उनका नाम आप सब लोग जानते हैं, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को अब भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक स्टार कैंपेनर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, लेकिन अब बीजेपी उसको फॉर्मलाइज करने जा रही है। कैसे? वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य तो बना दिए गए थे। और ये बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती हर घाट का पानी पी चुके हैं। वो जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी तो लेफ्ट फ्रंट के करीबी थे। तृणमूल की सरकार बनी ममता बनर्जी की, तो वो 2 साल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे तृणमूल कांग्रेस के, फिर छोड़ दिया।
अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश की जो कोर कमेटी बनाई है उसमें मिथुन चक्रवर्ती को सदस्य बनाया है और ये फैसला हुआ है कि जितनी भी सभाएं होंगी, जितने भी सम्मेलन होंगे, जितनी भी कोर ग्रुप की बैठकें होंगी, उन सब में मिथुन चक्रवर्ती शामिल होंगे। तो अब लक्ष्य है अगले साल होने वाला पंचायत चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव। तो पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बंगाल के लिए अपना स्टार कैंपेनर तय कर लिया है, वो मिथुन चक्रवर्ती होंगे। बांग्ला फिल्मों के जो है बड़े मशहूर कलाकार हैं, लोकप्रिय कलाकार हैं, हिंदी फिल्मों के भी हैं। वो जब सभाओं में डायलॉग वगैरह बोलते हैं अपने, तो उससे भी लोग जुड़ते हैं। तो एक तरह का कनेक्ट बनता है लोगों का पार्टी के साथ, पार्टी के कैडर के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ। तो एक दादा नहीं मिले तो दूसरे दादा की तलाश पूरी हो गई है और मिथुन चक्रवर्ती थोड़ा एग्रेसिव भी हैं। तो इस नाते भी जो उनका एक डायलॉग है, शायद पता नहीं फिल्म का है कि वो ऐसे ही बोलते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ मारेंगे तो लाश शमशान में मिलेगी। तो ये उनका डायलॉग जो है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो है इतना चला, इस पर जो है तृणमूल कांग्रेस ने हाई कोर्ट में जो है रिट फाइल कर दी उनके खिलाफ कि एक्शन लिया जाए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस तरह के एक नेता की भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती के रूप में उनको ऐसा नेता मिल गया है। लेकिन अच्छा होगा कि वो थोड़ा बड़बोलेपन से बचें। अभी पिछले दिनों उन्होंने ये दावा किया था कि तृणमूल कांग्रेस के 21 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सही हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस का कोई विधायक इस समय भाजपा में क्यों आना चाहेगा? 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, वो लोकसभा सीट के लिए हुआ हो या फिर विधानसभा सीटों के लिए, सब हारी है। एक में भी उसको जीतने का मौका नहीं मिला है। तो अब उसका लक्ष्य है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव से पिछली बार भी परिस्थिति बदली थी, लोकसभा चुनाव से पहले, और इस बार भी उम्मीद है भाजपा को कि पंचायत चुनाव से फिर तस्वीर बदलेगी। एक बार फिर जो है भाजपा के प्रति लोगों के रुख में परिवर्तन आएगा। अब आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि जो 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे, भाजपा की जो स्थिति थी उससे बेहतर 2023 के पंचायत चुनाव में होगी। और मिथुन चक्रवर्ती के आने से कुछ तो फ़ायदा होगा। कम से कम ये बाहरी का आरोप, कम से कम भाषा न जानने का आरोप, इस आरोप को थोड़ा कमज़ोर किया जा सकेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जल्दी से जल्दी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना होगा जिनसे बंगाल में काम लेना है अगर, तो उनको कम से कम बांग्ला भाषा आती हो, क्योंकि भाषा संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का नहीं है, लोगों के दिल में उतरने के लिए। आपका काम, आपका व्यवहार और आपकी भाषा, ये तीनों मिलकर काम करती है। तो देखिए, क्या मिथुन चक्रवर्ती का आना और इस तरह से सक्रिय रूप से जुड़ना भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक क्षमता में, उसके विस्तार में मददगार साबित होता है? ये पंचायत चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा कि इसका कितना असर हो रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी एक बार इसकी समीक्षा जरूर करेगी पंचायत चुनाव के बाद, उसके बाद ही रणनीति तय होगी लोकसभा चुनाव की। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।